एक तरफ ऐसी रील वायरल हो रही है और एक तरफ ऐसे कमेंट पास किए जा रहे हैं और ये सब कुछ जेन जी कर रहे हैं और आज 2026 चल रहा है। मैम चूड़ा पता नहीं क्या क्या शब्द यूज होते हैं। अगर एक झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा आप पियोगे? मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा आई वोंट टेक दैट। गुजरात के एक 24 साल के लड़के ने एक सनग्लासेस में अपनी डीपी लगाई। इस बात से कुछ नाराज लोगों ने उससे डीपी हटाने को कहा और जब उसने डीपी नहीं हटाई तो उसको पीट दिया गया। उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट के 3 युवाओं ने 15 साल के लड़के को जबरदस्ती यूरिन पिलाया। बिहार में एक दूल्हा घोड़ी में बैठने की कोशिश करता है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी पड़ती है सिर्फ एक घोड़ी में बैठने के लिए। Groom was thrown off the horse during his barat. Caste slurs were hurled at him and the women in the barat were harassed. हर साल हजारों लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं। सिर्फ SC/ST कम्युनिटी के खिलाफ 60,000 से ज्यादा केस को रजिस्टर किया गया है, जबकि कई अन्य पिछड़े और डिप्रेस समुदाय का डाटा तो इसमें शामिल ही नहीं है। इधर ना भंगी लोगों का कोई भी काम नहीं है, तो चल निकल जाके नाली साफ कर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो हमें आजादी दे, जो हमें समानता दे, जो हमें भाईचारा सिखाए। मगर एक बार इस वीडियो को देखो। हिंदू धर्म से घिंडा है, बहुत ज्यादा घिंडा है, क्योंकि ये उन्होंने तोड़ मरोड़ करके हमारे ऊपर थोप दिया है। हिंदू भगवानों को गाली देना, उनकी मूर्तियां तोड़ना और उनके ऊपर यूरिनेट करना। बराबरी का मतलब है कि सबको एक स्केल से देखो। अगर किसी कास्ट के खिलाफ भेदभाव गलत है तो फिर किसी दूसरी कास्ट के खिलाफ नफरत फैलाना भी गलत है। ये वही लोग हैं जो AI यूज करते हैं, ग्लोबल कल्चर को फॉलो करते हैं और मॉडर्नाइजेशन की बात किया करते हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। लेकिन जब कास्ट की बात बीच में आ जाती है तो वहीं ये सोच पुरानी नजर आने लगती है। आखिर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे बढ़ने के बाद भी हम कास्ट के मामले में पीछे क्यों हैं? दिसंबर 2024 एक बुजुर्ग व्यक्ति गले में मटका और पीठ में झाड़ू बांधकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। उनकी मांग थी कि सैनिटेशन की जॉब जो है वो सिर्फ वाल्मीकि को ही मिले। लेकिन ये दृश्य एक सवाल पैदा करता है, क्या आज भी हम कुछ कामों के लिए किसी एक कास्ट को उसकी पहचान से जोड़कर देख रहे हैं? 1970 के टाइम पर आदमियों को टर्बन पहनने के लिए टैक्स देना पड़ता था, यहाँ तक कि मूंछ रखने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। कुछ कम्युनिटी जैसे कि महर्स, इनको इतनी ज्यादा पाबंदियां थी कि इनको कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि इनके चलने के बाद इनके जो पैरों के निशान है वो मिट सके और उसके बाद कोई अपर क्लास का व्यक्ति वहां से चल सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके गले में मटका तक बांधा जाता था ताकि इनके मुंह से निकलने वाला सलाइवा वो जमीन पर ना गिर सके। आज के टाइम पर ये बातें अविश्वसनीय लगती है और ये बातें कोई अफवाह या फिर लोक गाथा नहीं है। ये खुद भीमराव अंबेडकर ने अपने स्पीचेस में बताया। उन लोगों को अनटचेबल माना जाता था और ऐसे लोग जिनको छूना पाप माना जाता था। कई जगहों पर तो उनको गाँव के अंदर रहने में पाबंदियां थी। स्कूल में नीचे बिठाया जाता था और साथ में बैठकर खाने भी नहीं दिया जाता। सिर्फ कास्ट के आधार पर उनकी गरिमा और उनके अधिकारों को छीन लिया जाता था। ये हमारी सभ्यता के इतिहास का सबसे ज्यादा अंधेरा और दर्दनाक दौर में से एक था। एक ऐसा दौर जहाँ पर जन्म ही किसी की इज्जत, अधिकार और जिंदगी की सीमाओं को तय करता था। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो दौर वाकई में खत्म हो चुका है या आज उसकी परछाइयां किसी न किसी रूप में हमारे बीच में मौजूद है। आज भी इंडिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कास्ट बेस्ड इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से ये मामले कम नहीं हो रहे बल्कि और ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है बल्कि कई ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं। बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गांव में हम लोग बैठने नहीं देते। उन्होंने कहा कि तुमसे नफरत करने के लिए यही पर्याप्त है कि तुम जो है ब्राह्मण हो। ये पिक्चर JNU के कावेरी हॉस्टल का है, जहाँ पर दीवार में लिखा हुआ है दलित और चमार देश छोड़ के चले जाओ। एक सर्वे में लोगों से पूछा गया है कि क्या आप किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपना पड़ोसी बनाओगे? तो हैरानी की बात थी कि 20 से 25% लोगों ने कहा नहीं। Do you think caste exists in modern Indian society? Of course, a lot. Yeah. Even there are certain people who don't allow people to rent at their homes just because they are of different caste. अब मेरा एक सवाल है, क्या आप कास्टिस्ट हैं? तो आपका जवाब होगा नो, लेकिन हाई चांसेस होंगे कि आप हो, यहाँ तक कि मैं खुद भी हूँ। थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे कैसे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, कास्टिज्म हो या कोई भी सोशल डिवाइड, उसकी जड़ सिर्फ एक ही होती है, हमारा बबल। वही लोग, वही सोच, वही वर्ड ऑफ व्यू। और उस बबल का तोड़ने का सबसे असरदार तरीका होता है कि अपने एक्सपोजर को और ज्यादा बढ़ाना। हिंदुइज्म में कास्ट बेस्ड सिस्टम का सबसे पुराना रेफरेंस ऋग्वेद में आता है। उस समय सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है ब्राह्मण, जो कि शिक्षा और धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए थे। दूसरा है क्षत्रिय, जो कि सुरक्षा और युद्ध की जिम्मेवारी को संभालते थे। तीसरे है वैश्य, जो कि व्यापार और अर्थव्यवस्था को संभालते थे। और चौथे है शूद्र, जो कि सेवा और अन्य कारणों से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि कहीं भी ऋग्वेद में ये नहीं
नहीं लिखा है जो वर्ण है वो जन्म से तय होगा या फिर कर्म से। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण वर्ण को उनके गुणों और उनके कर्मों के आधार पर बांटते हैं, न कि उनके जन्म से। कई हिस्टोरियन और कई रिसर्चर्स का मानना है कि जब पहले दौर पर ये था उस टाइम पर ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हुआ करता था, कोई किसी भी कास्ट में आसानी से विवाह कर लेता था और इस बात का साइंटिफिक एविडेंस भी मिला। इस थ्योरी को समझने के लिए हार्वर्ड की एक रिसर्च को हमें समझना होगा। साइंटिस्ट ने 132 इंडियन के डीएनए का टेस्ट किया जो कि 25 अलग अलग कास्ट से रिलीजन से बिलोंग करते थे और इसके लिए उन्होंने सिर्फ एक मेथड को यूज किया, लिंकेज डिस्क्विलिब्रियम। इसको अगर हमें सिंपल भाषा में समझना है, अगर फादर एक कास्ट का है और मदर अलग कास्ट की तो बच्चे का जो डीएनए होता है उसमें दोनों का मिक्स होता है और ये मिक्सिंग जितनी ज्यादा जनरेशन तक चलती है डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं ये उतने ज्यादा छोटे होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट के लिए रूल बिल्कुल सिंपल था, छोटे फ्रेगमेंट यानी कि पुरानी मिक्सिंग और जितने बड़े फ्रेगमेंट यानी कि वो उतने रिसेंट मिक्सिंग को दर्शाते। अब सवाल आता है कि उस टाइम पर ऐसा हुआ क्या था। साइंस के मुताबिक जब लोग छोटे छोटे ट्राइब से निकलकर बड़े बड़े सेटलमेंट या सिविलाइजेशन में चले गए तो सोसाइटी को इफिशिएंसी चलाने के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ी। एग्रीकल्चर ने फूड सरप्लस किया, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी और धीरे धीरे लोग अपने अपने काम के लिए डिवाइड होने लगे। कोई खेती करता था, कोई सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालता था, कोई व्यापार करता था और ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं हो रहा था बल्कि अलग अलग जगहों के अंदर हो रहा था। लेकिन इंडिया के अंदर एक क्रिटिकल शिफ्ट हुआ और यही कारण है कि आज कास्ट हमारे डीएनए के अंदर नजर आती है। बाकी सिविलाइजेशन में हायरार्की स्टेट ड्रिवन थी, किंग यहाँ पे इन्फोर्स करता था और स्टेट गिरते ही धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता था। लेकिन इंडिया में कास्ट सिर्फ एक सोशल सिस्टम बनकर नहीं रही बल्कि वो रिलीजन के साथ मर्ज हो गई और उसके बाद आया सबसे भयंकर शिफ्ट, इंटरकास्ट मैरिज धीरे धीरे लगभग खत्म ही हो गई। एंडोजेनी शुरू होगी जो कि आज तक चालू है, यानी अपनी ही कास्ट में शादी करना ताकि वेल्थ ठीक रहे, नॉलेज और सोशल स्टेटस अपनी ही कम्युनिटी के अंदर रहे। और शायद यही वो वजह है जिसने कास्ट सिस्टम को हमारे डीएनए के अंदर भर दिया। आप सिस्टम बदल सकते हो, नए लॉस ला सकते हो, यहाँ तक कि आप कॉन्स्टिट्यूशन तक बदल सकते हो, लेकिन ये तय नहीं कर सकते कि आप किससे शादी करोगे। हमें प्यास बुझाने के लिए हमारी जरूरत के लिए पानी चाहिए। हम उम्मीद तो लेकर जाते हैं पानी की, पर वहाँ से मारपीट, गाली गलौच ये सब साथ में सुन के आते हैं। जाति का टैग है वो नहीं जाता, वो तुम्हें नीचा ही करार करता है चाहे तुम करोड़पति ही क्यों ना बनो। कास्ट की शुरुआत रिलीजियस सिस्टम के रूप में नहीं हुई थी, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इसे रिलीजियस बना दिया। फिर आए हमारे देश के अंदर ब्रिटिशियर्स। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश के टाइम पर हमारे देश के अंदर कुछ हद तक कास्ट फ्लूइडिटी मौजूद थी। ब्रिटिश के लोग इंडिया की एकता से काफी ज्यादा डरा करते थे। 1857 के रिवॉल्ट में अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ लड़े थे। तब ब्रिटिशर्स को लगा था कि यूनाइटेड इंडिया को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है और यहीं से डिवाइड एंड रूल अग्रेसिव फॉलो होने लगा। 2025 के बिहार इलेक्शन से पहले एक गाना वायरल होता है, सिंगर राजपूत कम्युनिटी से था और देखते ही देखते राजपूत सुपरमेसी वाले रील वायरल होने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अलग अलग कास्ट के लोग अपने अपने तरीके से गाने बनाकर रील बनाने लगे। सुनने में ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट लग सकता है, लेकिन असल में ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। सोशल मीडिया के थ्रू जेनजी का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 8 लोग पॉलिटिकल अवेयर है और इनमें से लगभग 5 लोग पॉलिटिकल ज्वाइन भी करना चाहते हैं। यानी कि पहली बार इंडिया के अंदर यूथ डिसएंगेज नहीं बल्कि एंगेज नजर आ रही है। पर इंडिया की स्ट्रक्चर रियलिटी आज भी सेम है। जब पॉलिटिक्स का इनिशिएटिव ही कास्ट हो तो सोसाइटी कास्ट फ्री कैसे हो सकती है? जातिवाद तो बिहार में होता है बहुत। मुसलमान में क्या होता है, एक मुसलमान उसमें भी कैटेगरी होता है लेकिन दिखाता नहीं है। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकती है और वो है रिजर्वेशन। जब एक स्टूडेंट अपना पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, यूपीएससी, नीट, जेईई, कैट कास्ट सिस्टम के साथ उनका पहला ये इंटरेक्शन होता है, वो वहाँ पर साफ देख लेता है। सेम एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी के लिए 85% कट ऑफ है और SC/ST के लोगों के लिए 70% और यहीं से कास्ट क्लैश स्टार्ट हो जाता है। अब जनरल कैटेगरी वाले कहते हैं कि यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन है ये अनफेयर है, इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं जनरल कास्ट में पैदा हुआ? We should not choose on the basis of accident of birth. कांग्रेस ने एक सांप को जन्म दिया था, वो था आरक्षण, और भाजपा उसको दूध पिला के बड़ा कर रही है। दूसरी साइड जनरेशन तक एजुकेशन पर पूरी तरीके से अपर कास्ट का ही कंट्रोल रहा है। आज भी रिजर्वेशन के होने के बावजूद हमारे बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन होता है। IIT, एम्स, IIM जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में सीट जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी की डिमांड बढ़ रही है। पर कोटा एक्सपेंड हो रहा है और कंपटीशन और ज्यादा टाइट लग रहा है। अब 22 साल का यंग इंडियन क्या देखता है? एग्जाम हो, एडमिशन हो, प्रमोशन हो,
कहीं ना कहीं पर कास्ट किसी न किसी रूप में विजिबल होती है। अब उसके लिए कास्ट कोई बड़ी बात नहीं है, ये उसके लिए एक ऐसा नॉर्मल हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी उतनी ही मजबूत है। डाटा बार बार ये कहता है कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर की जॉब कर रहे होते हैं, यानी कि बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए होते हैं, और वही जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो ब्लू कॉलर जॉब को कर रहे होते हैं। और शायद यही वो इनइक्वालिटी है जो कि इनविजिबल दीवार है, जो कि आज भी कास्टिज्म को जिंदा रखती है। शादी वो जगह है जहाँ पर कास्ट सबसे ज्यादा चुभती है। एक मैट्रिमोनियल साइट ने एक्सपेरिमेंट किया, नो कास्ट बार फिल्टर सेलेक्ट करो और उसके बाद अच्छा खासा डिस्काउंट पाओ, और यहाँ तक कि अच्छे खासे पैसे ऑफर किए। लेकिन 1% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने वो ऑप्शन को सिलेक्ट किया। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने 3 लाख से ज्यादा मैट्रिमोनियल प्रोफाइल को विजिट किया और एनालाइज किया। सिर्फ 23% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम इंटरकास्ट में शादी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रिसर्च है और एक्चुअल नंबर तो इससे भी ज्यादा कम है। मुझे लगता है कास्ट जो है वो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ना घर में कोई बात होती है, ना ही किसी का सरनेम पूछ के उससे बात किया जाता है। स्कूल की फीस डिसाइड करती है कि आप किन लोगों के साथ पढ़ोगे, सोसाइटी डिसाइड करती है कि आप किन लोगों के बीच में रहोगे, और कॉलेज डिसाइड करता है कि आप किन लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, और आखिर में शादी भी उसी साइकिल के अंदर परमानेंटली लॉक कर दी जाती है। और यही वजह है कि आज तक कास्टिज्म कभी खत्म ही नहीं हो पाया, क्योंकि ये सिर्फ किसी माइंडसेट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारा जो कल्चर है वो इसी तरह से ढल चुका है। अब सवाल है कि हमारे हाथ में क्या है। सबसे पहले तो रिजर्वेशन को फेयर तरीके से करना चाहिए किसी भी चीज में, चाहे वो एडमिशन हो, प्रमोशन हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जरूरी है, मिक्स स्कूलिंग जरूरी है, और पॉलिटिकल इनिशिएटिव में बदलाव भी जरूरी है। लेकिन सच ये भी है कि सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो काम करता है और ज्यादातर तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता है। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।